साथियों, इस वीडियो क्लास में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी का संपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे। और साथियों, ये जो रहेगा नोट्स हमारा हैंड रिटेन नोट्स है, उसी नोट से हम आपको अपडेट करके पढ़ाएंगे। जैसे महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी वर्तमान में कितनी हो गई, बजट और इंडियन इकोनॉमी, जीडीपी या परचेसिंग पावर, प्रायोरिटी के आधार पर हमारा भारतीय इकोनॉमी कितने नंबर पे है, तमाम नवीनतम आंकड़ों समेत हम लोग पूरा इकोनॉमी पढ़ा जाएगा। अगर हम बात करें पढ़ेंगे क्या क्या हम लोग, ये इतना चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे साथियों। भारतीय अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र और उनके प्रकार, अर्थशास्त्र का क्या परिभाषा होता है, अर्थशास्त्र का प्रकार कौन कौन सा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। उसमें अर्थशास्त्र में हमसे बहुत सारे पुस्तक के बारे में, उनके लेखक के बारे में पूछा जाता है, वो टॉपिक है हमारा। उसके बाद अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थशास्त्र के प्रकार अलग है साथियों, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था कई आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार है, स्वामित्व के आधार पर या बाजार के स्वरूप के आधार पर। उसके बाद अर्थशास्त्र के सिद्धांत, अर्थशास्त्र का कीमत सिद्धांत, आय रोजगार सिद्धांत या फिर और भी जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत है इकोनॉमिक्स के, उन सबको पढ़ेंगे। समितियां महत्वपूर्ण, बेरोजगारी से संबंधित कौन सी समितियां हैं, गरीबी से संबंधित समितियां हैं, जानकी रमन समिति का संबंध किससे, बीमा से संबंधित कौन सी समिति थी, बैंकिंग से संबंधित कौन सी समिति थी। इकोनॉमिक्स में समिति भी महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद आर्थिक विकास की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, कौन सी 5 अवस्थाएं हैं, उसका मेजरमेंट कैसे होता है, मापन, ये टॉपिक। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण नई आर्थिक नीति, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, ये 1991, इसको पढ़ेंगे लोग। शेयर मार्केट पढ़ा जाएगा, मानक संगठन पढ़ा जाएगा, महत्वपूर्ण आयाम इकोनॉमी का, और अकाल और दुर्भिक्ष हमारे भारतीय इतिहास में कब आया था, इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ता है, पढ़ेंगे। नियोजन, प्लानिंग हम पंचवर्षीय योजना सिलेबस में रहता है। मुद्रा और बैंकिंग पढ़ेंगे, टकसाल भी मुद्रा में पढ़ेंगे हम लोग। नोटबंदी, विमुद्रीकरण और मुद्रा का अवमूल्यन पढ़ा जाएगा। वित्तीय संस्थाएं, बैंकिंग संस्थाएं और आरबीआई। इसके बाद आरबीआई का मौद्रिक नीति, वैट, जीएसटी, टैक्स, फिर बजट और बेरोजगारी, गरीबी, राष्ट्रीय आय टॉपिक। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, फिर सीएसओ जिसका नाम अब एनएसओ हो गया है, उसको पढ़ेंगे। कृषि की क्रांतियां जितनी भी हैं, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, गुलाबी क्रांति, लाल क्रांति, गोल क्रांति, रजत क्रांति। और अंत में हमारा टॉपिक है 22वां टॉपिक, नवरत्न और महारत्न। इसमें साथियों हम लोग मैक्सिमम फैक्ट पढ़ेंगे और 25 से 30% कॉन्सेप्ट जहां आएगा वहां हम आपको कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे साथियों। ध्यान रखिएगा, 2 से 3 बार आप इस वीडियो क्लास को अगर देख करके जाएंगे साथियों, तो जितना भी अमूमन सामान्य से थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होगा वो सब आप परीक्षा में कर ले जाएंगे। ईमानदारी से आप 2-3 बार इसको पढ़ करके जाइएगा। तो कैसे पढ़ेंगे हम लोग, किस फॉर्मेट में, एक बार आपको दिखाते हैं, उसके बाद जल्दी से हम शुरू कर देंगे। ये पहला टॉपिक हमारा हो जाएगा अर्थशास्त्र, जो आप देख रहे हैं, अर्थशास्त्र के प्रकार, अर्थशास्त्र होता क्या है। और दूसरा पुस्तक के एवं लेखक इकोनॉमी के। फिर अर्थशास्त्र के सिद्धांत, किसने कौन कौन सा सिद्धांत दिया था, वैट का सिद्धांत किसने दिया था, व्यय कर किसने दिया था, विकास का सिद्धांत अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में किसने दिया था। सारे सिद्धांत है, सभी को हमने कलेक्ट किया साथियों अच्छे अच्छे प्रामाणिक पुस्तकों से। और समितियां हमसे जो पूछा जाता है, भूरेलाल समिति का संबंध किससे, औद्योगिक रूढ़ता संबंध की समिति से। इसके बाद साथियों समितियों के बाद, इकोनॉमी की समितियों के बाद आर्थिक जो हमारे विकास की अवस्थाएं हैं, और आर्थिक विकास का जो मेजरमेंट, मापन होता है, वो किस आधार पे होता है, और उसका एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। इसी में साथियों इसमें आप पढ़े होंगे, महत्वपूर्ण होता है परचेसिंग पावर पेरिटी क्या होता है, मानव विकास सूचकांक होता है। इसके और भी 5 भाई हैं, उन सबको हम लोग पढ़ेंगे इसमें। आगे आप देखेंगे मानक संगठन, आईएसओ 9001 का संबंध किससे है, तो ये क्वालिटी मैनेजमेंट से है, गुणवत्ता प्रबंधन से है। आईएसओ 14001 का संबंध पर्यावरण प्रबंधन से। ये मानक संगठन से क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन, भारतीय मानक संगठन। फिर हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के आयाम, इतिहास की शुरुआत कैसे होती है, दादाभाई नौरोजी की पुस्तक। आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ कब से हुआ, जैसे एलटी ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था, सूती वस्त्र कारखाना कब कहां लगा था, वो टॉपिक हो गया। पहली बार औद्योगिक क्रांति दुनिया में कहां पर आई, प्लानिंग, नियोजन, जहां से हमारा निकलता है साथियों पंचवर्षीय योजना, और पंचवर्षीय योजना समाप्त होकर नीति आयोग जो आता है उसको भी पढ़ेंगे। ओवरऑल ये हम लोग का नोट्स 50 पेज का है, और हमने 2-3 किताबों का मदद लेकर के साथियों समराइज करके कम समय में बेस्ट कंटेंट तैयार किया आपके लिए। निश्चित तौर पर एग्जाम से एक दिन पहले भी देख करके आप जाइए, बेस्ट आपका पेपर होगा। और प्राय जो साथी पहली बार इकोनॉमिक पढ़ रहे हो वो, या फिर जो पहले से पढ़ लिए, सबके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। तो चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं पहले टॉपिक से हम लोग। पहला टॉपिक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र साथियों, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों में अंतर होता है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था को हम पहले समझ लेते हैं। अर्थशास्त्र साथियों जो ऐसी आर्थिक गतिविधियां जिसमें आय और व्यय शामिल हो, ऐसी
सभी आर्थिक गतिविधियां जिसमें लाभ या हानि, आय और व्यय का वर्णन हो उसे अर्थशास्त्र कहते हैं, उसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। जब यही इकोनॉमिक्स व्यवस्थित रूप से मैनेजमेंट में आ जाता है तो उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और अर्थव्यवस्था शब्द सिंगल में अपूर्ण शब्द होता है, जब तक किसी देश के साथ ये न लगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था अगर कहा जाए तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था हमारा सिलेबस है। भारतीय अर्थव्यवस्था हमारा वनडे के एग्जाम या सिविल सर्विसेज के एग्जाम में सिलेबस होता है। इंडियन इकोनॉमी अर्थशास्त्र से शब्द से संबंधित साथियों, अर्थशास्त्र के शब्द संबंधित दो कंफ्यूजन रहता है। एक तो अर्थशास्त्र के जनक कौन और अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन। तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ जो स्कॉटलैंड के, इन्होंने 1776 ईस्वी में वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखा था। इनको एडम स्मिथ को स्कॉटलैंड के, इनको अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। वहीं पर हमारे भारत में प्राचीन काल में एक अर्थशास्त्र पुस्तक भी थी। इस अर्थशास्त्र पुस्तक को कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त या अजय ने लिखा था। और यह अर्थशास्त्र की पुस्तक का विषय वस्तु था साथियों राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक सिद्धांत। यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की सहायता के लिए लिखा गया कौटिल्य के द्वारा पुस्तक था। इसमें कौटिल्य ने राज्य के साप्तांग के बारे में बताया है कि राज्य के कौन कौन से अनिवार्य तत्व होने चाहिए। आगे आप देखते हैं कि रेगनर फ्रिक्स का नाम एक महत्वपूर्ण नाम है। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है साथियों नोबेल पुरस्कार। 1901 से 5 क्षेत्रों में, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और शांति साहित्य, 5 क्षेत्रों में 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है, जिसमें अर्थशास्त्र नहीं था आरंभ में। 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार शुरू होता है। 1969 में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार रेगनर फ्रिक्स को दिया जाता है। ध्यान रहे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में नोबेल किसको दिया जाता है, रेगनर फ्रिक्स जी को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? इन्होंने जो अर्थशास्त्र था इसका 2 प्रकार बताया है। अर्थशास्त्र का 2 प्रकार कौन सा? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि मतलब जो व्यक्तिगत इकोनॉमिक्स हो गया साथियों, व्यक्तिगत, और समष्टि का मतलब हो गया पूरे समाज का, पूरे समाज का। व्यष्टि मतलब कि व्यक्ति विशेष से संबंधित, किसी एक व्यक्ति का, परिवार का अगर हम अर्थशास्त्र देख रहे हैं तो उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और समष्टि का मतलब पूरे समाज का, एक देश का, एक राज्य का अर्थशास्त्र देखेंगे तो वो समष्टि अर्थशास्त्र होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो कीमत सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसके जनक कौन? तो एडम स्मिथ। व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत, कीमत सिद्धांत का जनक कौन? तो एडम स्मिथ। और समष्टि अर्थशास्त्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रोजगार सिद्धांत, आय रोजगार सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके जनक कौन? तो जॉन मेनार्ड कीन्स। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत सिद्धांत पर आधारित है और समष्टि अर्थशास्त्र आय रोजगार सिद्धांत पर आधारित है। और ये 2 प्रकार किसने बताया? रेगनर फ्रिक्स ने बताया। इसीलिए रेगनर फ्रिक्स को 1969 में पहला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके बाद अर्थशास्त्र में कुछ महत्वपूर्ण कोटेशन रहते हैं, पूछा जाता है। पहला, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा था? एडम स्मिथ ने। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है, किसने कहा? अल्फ्रेड मार्शल। अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है, किसने कहा? अल्फ्रेड मार्शल। अर्थशास्त्र दुर्लभता का सिद्धांत है, किसने कहा? तो लॉर्ड रॉबिन्स। अर्थशास्त्र समृद्धि का विज्ञान है, पॉल सैमुअल्सन ने कहा था। साथियों हम पढ़ रहे हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि इस क्लास के बाद आपको इकोनॉमी रट जाए, तो हमारे साथ आप मन में बोलने का प्रयास करिएगा। लिखने का भी टाइम नहीं है। लिखने के लिए आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे हम इसका पीडीएफ भेज देंगे, तो आप अपना नोट्स बना लीजिएगा। फिलहाल सिर्फ अपने क्लास से प्रयास करिए कि पूरा कुछ क्लास में ही रट जाए। आगे देखिए, आप बोलेंगे तो जरूर याद हो जाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक है प्रमुख पुस्तक, अर्थशास्त्र की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। तो देखिएगा, सबसे पहला वेल्थ ऑफ नेशन, इकोनॉमी की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक एडम स्मिथ की, जो स्कॉटलैंड से थे। 1776 में इन्होंने इस पुस्तक को लिखा। फिर दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, 1867 ईस्वी में लिखा गया है, जर्मनी के। दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स, 1867। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? जर्मनी के। यही आप ध्यान रखिए साथियों, 1866-67 ईस्वी में ही दादा भाई नौरोजी ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने धन का निष्कासन सिद्धांत दिया था। तो वो भी उसी सन के लगभग में है साथियों। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में अल्फ्रेड मार्शल ने लिखा था। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल ने, बोलते रहिए आप, बोलते रहिए मन में। हाउ टू पे फॉर वार 1940 में जॉन मेनार्ड कीन्स ने लिखा था। हाउ टू पे फॉर वार 1940 जॉन मेनार्ड कीन्स ने लिखा था। एशियन ड्रामा 1968 गुन्नार मिडाल। एशियन ड्रामा 1968 गुन्नार मिडाल।
पुअर इकोनॉमिक्स अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी एस्थर डफलो। पुअर इकोनॉमिक्स अभिजीत बनर्जी और एस्थर डफलो। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस सैमुअल्सन, पॉल सैमुअल्सन। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस पुस्तक किसकी है? पॉल सैमुअल्सन की। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस रॉबिन्स की पुस्तक है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस रॉबिन्स की पुस्तक है। द थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, द थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किन्स की पुस्तक है। प्लानिंग एंड द पुअर बगीचा सिंह मिन्हास की पुस्तक है। प्लानिंग एंड द पुअर बगीचा सिंह मिन्हास की पुस्तक है। ये पुस्तकें थे। अगला टॉपिक हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रकार, जो इकोनॉमी है उसका प्रकार। भारतीय अर्थव्यवस्था ने साथियों अर्थव्यवस्था का प्रकार। तो अर्थव्यवस्था का प्रकार अमूमन पूछा जाए तो आप प्रश्न पूछिए कि किस आधार पे हम बताएं। स्वामित्व के आधार पे बताएं कि विकास के आधार पे बताएं कि वैश्विक संबंधों के आधार पे बताएं। तो स्वामित्व के आधार पर समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। समाजवादी का अर्थ हुआ साथियों, समाजवादी का अर्थ हुआ जब उत्पादन और पूंजी जो भी संसाधन है उस पर सरकार का या जनता का स्वामित्व रहे तो उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। जब संसाधनों पर, उत्पादन संसाधन, पूंजी संसाधन पर सरकार या जनता का, समाज का हस्तक्षेप रहे तो उसे समाजवादी कहेंगे। उसी के ठीक अपोजिट पूंजीवादी, जब निजी व्यक्तित्व या पूंजीपतियों का के हाथ में संसाधन हो जो देश का या समाज का, तो उस इकोनॉमी को हम लोग पूंजीवादी कहेंगे। पूंजीवाद और समाजवाद एक दूसरे के अपोजिट हैं। इन दोनों का मिश्रण हमारे भारत में अपनाया गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। ध्यान रहे अपने लेखों में पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे हमारे भारत में रूस और चीन की तरह समाजवाद आए, और गांधी जी चाहते थे, और भी जो विद्वान लोग थे वो चाहते थे पूंजीवाद आए। तो इसी का मिश्रित स्वरूप मिश्रित अर्थव्यवस्था, दोनों का मिला जुला स्वरूप मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे भारत में अपनाया गया स्वामित्व के आधार पे। यहाँ बात करें विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार? तो तीन प्रकार। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन प्रकार में: विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित। विकसित ऐसे देश जिनके यहाँ समस्त संसाधन जो भी रिसोर्सेस होते हैं मनुष्य के उपभोग के, वो सब डेवलप हो चुके हैं, चाहे परिवहन साधन, शिक्षा संसाधन, स्वास्थ्य संबंधित जितने भी डेवलपमेंट होने चाहिए वो सब हो चुके हैं, तो उनको डेवलप्ड या विकसित देश कहते हैं। जो देश आजाद होने के बाद या गुलामी से निकलने के बाद अभी विकास की मुद्रा में है, आगे बढ़ रहा है, दौड़ रहा है, रनिंग में है, जैसे हमारा भारत हो गया साथियों, वो विकासशील देश हो जाएगा। और कुछ ऐसे देश हैं जो अभी आगे बढ़ने के लिए उठे नहीं हैं, खड़े नहीं हुए हैं, दौड़ नहीं रहे हैं डेवलप होने के लिए, तो वो अल्प विकसित, जैसे अफ्रीका के कुछ देश हो जाएंगे साथियों। अफगानिस्तान भी इसी में एग्जांपल में हो जाएगा अल्प विकसित में। वैश्विक संबंध के आधार पर महत्वपूर्ण है। वैश्विक संबंध के आधार पर दो प्रकार का अर्थव्यवस्था होता है, एक खुली और एक बंद। खुली अर्थव्यवस्था वो जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए खुला है, जो वैश्वीकरण को मानता है, जो ग्लोबलाइजेशन को मानता है, वो अर्थव्यवस्था वाला देश खुली अर्थव्यवस्था कहलाएगा। वहीं पर बंद मतलब हम जिस देश में आयात निर्यात अंतरराष्ट्रीय न हो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे। वर्तमान में कोई ऐसा देश नहीं है जो क्लोज्ड इकोनॉमी वाला है। कुछ विद्वान मानते हैं कि नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया बंद अर्थव्यवस्था वाला देश का उदाहरण है, लेकिन कुछ मामलों में उत्तर कोरिया भी आयात निर्यात करता है। ध्यान रखे रहिएगा इस बात को। अगला टॉपिक है अर्थशास्त्र का सिद्धांत। यहां से डायरेक्ट फैक्ट हमसे पूछा जाता है कि स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सिद्धांत किसने दिया है, न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किसने दिया है। दो बार हम पढ़ेंगे, आप भी बोलेंगे, याद हो जाएगा। विकास का सिद्धांत, ध्यान रहे, एक तो विज्ञान में बायोलॉजी में विकास का सिद्धांत होता है, वो बायोलॉजी वाला विकास का सिद्धांत साथियों डार्विन ने दिया था, और जैव विकास का सिद्धांत लैमार्क ने दिया था। ये अर्थशास्त्र का विकास का सिद्धांत है, दादा भाई नौरोजी ने दिया। गरीबी का दुष्चक्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गरीबी का दुष्चक्र, प्रच्छन्न बेरोजगारी, संतुलित विकास का सिद्धांत रेगनर नक्स ने दिया था। गरीबी का दुष्चक्र, प्रच्छन्न बेरोजगारी, संतुलित विकास, तीनों सिद्धांत रेगनर नक्स ने दिया था। एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन, ये साथियों ये वैसे पुस्तक है, गिरनार मिडाल की पुस्तक है। प्रबल धक्का का सिद्धांत किसने दिया, रोजेस्टीन रोडा ने। प्रबल धक्का का सिद्धांत रोजेस्टीन रोडा ने। असंतुलित विकास का सिद्धांत हर्षमैन ने दिया। अर्थशास्त्र में असंतुलित विकास का सिद्धांत हर्षमैन ने दिया। स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रोस्टोव ने दिया। स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रोस्टोव ने दिया। ध्यान रहे साथियों, अगर अपना सिद्धांत पढ़ लेते हैं तो उससे रिलेटेड अगर कोई पुस्तक भी देगा तो आप समझ जाएंगे कि ये सिद्धांत अगर किसी व्यक्ति ने दिया तो वो अपनी उस पुस्तक में दिया था। या तो पुस्तक का नाम याद रहे या तो सिद्धांत का नाम रहे। पुस्तक याद रहेगा तो उसके सिद्धांत को आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इनकी पुस्तक है, उसी पुस्तक में इन्होंने इस सिद्धांत को दिया है। सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव चॉइस सिद्धांत ए.के. सेन ने दिया है। सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव चॉइस ए.के. सेन ने। भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण एडम स्मिथ ने दिया है। भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण एडम स्मिथ ने दिया है। इष्टतम करारोपण का सिद्धांत आर्थर लेफर ने दिया है। इष्टतम करारोपण का सिद्धांत आर्थर लेफर ने दिया है। व्यय कर का सिद्धांत केल्डार ने दिया है। व्यय कर का सिद्धांत केल्डार ने दिया है।
टोबिन कर का सिद्धांत जेम्स टोबिन ने दिया है। टोबिन कर का सिद्धांत जेम्स टोबिन ने दिया है। वैट के प्रतिपादक कौन? वॉन सिमंस। वैट वैल्यू एडेड टैक्स, इसके प्रतिपादक वॉन सिमंस। लेकिन वैट का डेवलपमेंट किसने किया, विकास किसने किया? तो मॉरिस फॉरे और कार्ल सूप। मॉरिस फॉरे और कार्ल सूप ने वैट का डेवलपमेंट किया। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किसने दिया? तो जे एस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने न्यूनतम त्याग का सिद्धांत दिया। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया था। जीरो बेस्ड बजटिंग सिद्धांत किसने दिया? पीटर पायर ने। जीरो बेस्ड बजटिंग पीटर पायर ने। अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत डाल्टन पीगू ने। अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत डाल्टन पीगू ने। कर देयता क्षमता का सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क ने। कर देयता का सिद्धांत क्लार्क ने। कार्यात्मक वित्त सिद्धांत एपी लर्नर ने। कार्यात्मक वित्त सिद्धांत एपी लर्नर ने दिया है। क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत जॉन मेनार्ड किसने दिया है? क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत जॉन मेनार्ड किसने दिया है? विकास प्रक्रिया अपनी प्रकृति से असंबद्ध उछालों की श्रृंखला है, रोजास्टिन रोडा ने दिया है। विकास प्रक्रिया अपनी प्रकृति से असंबद्ध उछालों की श्रृंखला है, रोजास्टिन रोडा ने। यही से साथियों क्वेश्चन बीच बीच सा कहीं से भी एग्जाम में पूछा जाता है तो हम लोग शायद नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान पूर्वक इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। लेसेस फेयर या अहस्तक्षेप सिद्धांत सेरा ने। मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था हैंसन ने। मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था हैंसन ने कहा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक नियंत्रित आर्थिक प्रणाली है, प्रोफेसर लर्नर ने कहा। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक नियंत्रित आर्थिक प्रणाली है, प्रोफेसर लर्नर ने कहा। आर्थिक विकास के क्षेत्रक दृष्टिकोण फिशर और क्लार्क ने दिया। आर्थिक विकास के क्षेत्रक दृष्टिकोण फिशर और क्लार्क ने दिया। बहुमुखी विकास का सिद्धांत रेगनर नक्स, लिविक्स, एलिन यंग और रजिस्टिन रोडा ने, चार लोगों ने दिया है बहुमुखी विकास का सिद्धांत। रेगनर नक्स, लिविस, एलिन यंग और रजिस्टिन रोडा ने। दीर्घकाल में विकासशील देश विकसित हो जाएंगे, किसका सिद्धांत है? रॉबर्ट सोलो। दीर्घकाल में विकासशील देश विकसित हो जाएंगे, रॉबर्ट सोलो का सिद्धांत है। पर्यावरणीय लेखांकन विधि पियर्स और वारफोर्ड ने दिया। पर्यावरणीय लेखांकन विधि पियर्स एंड वारफोर्ड ने दिया है। इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी ई एफ सुमारकर ने दिया है। इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी ई एफ सुमारकर ने दिया है। साथियों आगे देखिए, अगला टॉपिक हमारा समितियां। समितियों में पहला है स्वामीनाथन समिति। स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? स्वामीनाथन समिति का संबंध है जनसंख्या नीति से। स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? जनसंख्या नीति से है। जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला, शेयर मार्केट घोटाला से संबंधित है, जानकी रमन समिति। और दांतेवाला समिति का संबंध किससे है? बेरोजगारी के अनुमान से। दांतेवाला का संबंध किससे है? बेरोजगारी के अनुमान से। ऐसे ही बेरोजगार रहेंगे जीवन भर तो दांत लगने लगेगा। रेखी समिति का संबंध किससे है? अप्रत्यक्ष कर से। रेखी समिति का संबंध किससे है? अप्रत्यक्ष कर से। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से। सरकारिया आयोग, राजमन्नार आयोग और पुंछी आयोग, ये सब केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हैं। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता। रुग्णता मतलब होता है साथियों बीमार होना। औद्योगिक जो उद्योग थे वो बीमार हो गए थे, उनको फिर से प्रोत्साहित करने के लिए गोस्वामी समिति का गठन केंद्र सरकार ने किया है। महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय, बोलिएगा साथियों, महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय ने राष्ट्रीय आय से संबंधित है। और रंग राजन समिति भुगतान संतुलन से संबंधित है। रंग राजन समिति भुगतान संतुलन से संबंधित है। राजा चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। टैक्स में रिफॉर्म से संबंधित है राजा चलैया समिति। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र से। खुसरो समिति कृषि क्षेत्र से। खुसरो समिति कृषि क्षेत्र से। गोईपुरिया समिति बैंक सेवा से। गोईपुरिया समिति बैंकिंग सेवा से। ध्यान रहे बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित साथियों एक और समिति आपको मिलेगी बैंकिंग क्षेत्र से, नरसिम्हन समिति। बैंकिंग क्षेत्र से नरसिम्हन समिति भी, और बैंकिंग सेवा सर्विस से गोईपुरिया संबंधित है। भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि से संबंधित है। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संरचना से। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संरचना से। और सच्चर समिति मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन से। सच्चर समिति मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन से संबंधित। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी के अनुमान से संबंधित है। एस तारापुर समिति रुपए के पूंजी खाते में परिवर्तनीयता से। एस सुरेश तेंदुलकर गरीबी अनुमान, एस तारापुर रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योगों से संबंधित है। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से। कीर्ति एस पारिक समिति पेट्रोलियम उत्पाद के मूल्य में सुधार से। कीर्ति एस पारिक पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में सुधार से। बी एस व्यास समिति कृषि और ग्रामीण साख से। बी एस व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण साख से। महाजन समिति चीनी उद्योग से। चीनी उद्योग शुगरकेन जो फैक्ट्री होते हैं उनके में रिफॉर्म करने के लिए महाजन समिति का गठन किया गया था। अगला देखिएगा साथियों, अगला टॉपिक है आर्थिक विकास की अवस्थाएं। आर्थिक विकास की अवस्थाओं को
अर्थशास्त्री प्रोफेसर रोस्टो ने अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में 5 प्रकार में बताया है, 5 स्टेजों में बताया है। समझिएगा साथियों, आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट ग्रोथ होता है, वृद्धि होता है किसी देश का, समाज का, व्यक्ति का, परिवार का, तो उसका कितना स्टेज होता है, तो प्रोफेसर रोस्टो ने अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में 5 प्रकार से बताया। पहला बताया परंपरावादी, ट्रेडिशनल, की ढाक के 3 पात ऐसे रहेंगे, अपने आप बढ़ेगा तो बढ़ेगा और नहीं तो नहीं बढ़ेगा, कोलैप्स कर जाएगा, वो ट्रेडिशनल हो गया, परंपरावादी हो गया। उसके बाद परंपरावादी के आगे स्टेप में आता है आत्मस्फूर्त से पूर्व की अवस्था, यानी आत्मस्फूर्त स्वतः से इकोनॉमी बढ़ने वाली, उससे जस्ट पूर्व की अवस्था यानी बढ़ने की ओर आ रहा है, तो हो जाएगा आत्मस्फूर्त से पूर्व की अवस्था। और तीसरे में आत्मस्फूर्त अर्थव्यवस्था, ये आर्थिक विकास की तीसरी अवस्था है कि जब आत्मनिर्भर हो जाएं, आत्मस्फूर्त हो जाएं, तो वो हमारे आर्थिक विकास की तीसरी अर्थव्यवस्था है। जब आत्मस्फूर्त हो जाएंगे तो उसके अगला स्टेप हो जाता है परिपक्वता की अवस्था, यानी कि मेच्योरिटी का लेवल। जब कोई भी देश की अर्थव्यवस्था एकदम परिपक्व हो जाए, विकसित हो जाए, डेवलप्ड हो जाए, तो वो परिपक्व अर्थव्यवस्था हो जाएगी, उसकी अवस्था हो जाएगी। और लास्ट में जब आप परिपक्व हो गए, कोई भी देश जो है अल्प विकसित से विकासशील से विकसित हो गया, वहां पे समस्त संसाधन उपलब्ध हो गए, तो अब क्या करना है, अब खाली उपभोग तो करना है। आपके गांव में मेडिकल कॉलेज हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, आपकी गांव की सड़कें बन गई, आपको हर 2-4 किलोमीटर पे हेली टैक्सी सेवा मिल रहा है, परिवहन सभी संसाधन मौजूद है, ट्रेन, बुलेट ट्रेन, मेट्रो, सब कुछ डेवलप हो गया। अब क्या आपको बनाना है, कुछ नहीं बनाना, अब आपको खाली उपभोग करना है। तो जब आप परिपक्व हो गए तो अंत में अधिकाधिक उपभोग की अवस्था, जो डेवलप्ड कंट्री है वो क्या कर रहे हैं, वो 5वें अवस्था में, अधिकाधिक उपभोग की अवस्था में। हमारा भारत कहां पर है, आत्मस्फूर्त से चौथे में बढ़ रहा है। बहुत सारे देश हैं जो ट्रेडिशनल है, ढाक के 3 पात हैं, वो परंपरावादी अवस्था में है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आएगा। आर्थिक विकास की अवस्था 5 प्रकार में प्रोफेसर रोस्टो ने अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में बताया है। अगला, आर्थिक विकास का मापन। अब जो आप कह रहे हैं गुरुजी अर्थव्यवस्था हम पढ़ रहे हैं, आर्थिक विकास पढ़ रहे हैं, तो इसका मेजरमेंट कैसे होता है, मापते कैसे हैं कि किसी देश का या समाज का या परिवार का अर्थव्यवस्था कौन लेवल पे है। तो उसको मापने के लिए 5 दृष्टिकोण अपनाया गया है, यानी इकोनॉमिक विकास या डेवलपमेंट या ग्रोथ को 5 प्रकार से मापा जाता है। कौन कौन सा है, आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम, यानी किसी भी देश या समाज के लिए आवश्यक क्या क्या चीजें हैं, उस आधार पर उस देश की अर्थव्यवस्था को मेजरमेंट करना, मापना। दूसरा, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर आर्थिक विकास को मापना। तीसरा, क्रय शक्ति क्षमता विधि के आधार पर, परचेसिंग पावर पेरिटी के आधार पर, किसी को खरीदने की क्षमता के आधार पर। और निबल आर्थिक कल्याण, यानी कि जीएनपी में, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में जब पर्यावरण की क्षति को घटा देंगे तब वो हो जाएगा निबल आर्थिक कल्याण। इस आधार पर किसी देश या समाज का अर्थव्यवस्था का मापन। और लास्ट में मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक के आधार पर इसमें 3 बेस होता है, शिक्षा और शिक्षा साथियों, इसके अलावा जो है जीवन स्तर होता है, शिक्षा, जीवन स्तर और राष्ट्रीय आय। इन तीनों आधार पर मानव विकास सूचकांक जारी होता है, जिसे दिया था महबूबुल हक और हमारे भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जी ने मिलकर के। थोड़ा सा इनका डिटेल भी करेंगे। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा साथियों तो कमेंट जरूर करिएगा, हम इसको शॉर्ट वीडियो बनाकर भी समझा देंगे। लेकिन मैक्सिमम कोशिश करिए, 70% फैक्ट है आपको और बेस्ट कंटेंट्स आता है तो रट लीजिए तुरंत 2-3 बार पढ़ करके। देखिएगा, आर्थिक विकास के जो आप मापन पढ़े हैं 5, इनका थोड़ा थोड़ा जो क्वेश्चन बनता है उसको हमने कलेक्ट किया है। आधारभूत या मूलभूत आवश्यक प्रत्यागम क्या है, तो इसे हिक्स और पॉल स्टीटन ने दिया है। इसमें बताया उन्होंने कि 6 सामाजिक सूचकांक होता है। ध्यान रहे, आर्थिक विकास का मापन इकोनॉमी में 5 प्रकार से जो किया जाता है, उसमें आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम जो है उसमें हिक्स और पॉल स्टीटन ने 6 सामाजिक संकेतक बताए हैं या सूचकांक बताए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, स्वच्छता, जलापूर्ति और आवास। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, स्वच्छता, जलापूर्ति और आवास, ये होता है किसी देश और समाज का आधारभूत या मूलभूत आवश्यक प्रत्यागम, जिसे दिया हिक्स और पालेस्टीन ने। इसके बाद दूसरा है साथियों जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। इसे मॉरिस डी मॉरिस ने 1979 में 1979 में दिया था। इसमें 3 संकेतक, 3 इंडिकेटर, 3 सूचकांक होते हैं। पहला जीवन प्रत्याशा, दूसरा शिशु मृत्यु दर और तीसरा मौलिक साक्षरता। जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक है, जिसे 1979 में मॉरिस डी मॉरिस ने दिया था। क्रय शक्ति क्षमता विधि, परचेसिंग पावर पेरिटी,
वर्तमान में हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। जीडीपी के आधार पर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पर हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। 6वीं थी, अभी 5वें है वर्तमान में, जब हम पढ़ रहे हैं साथियों अगस्त 2026 में। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो अपडेट जो होगा उसको आप मानिएगा। इसके अलावा पीपीपी के आधार पर भी अर्थव्यवस्था काउंट होता है। तो पीपीपी के आधार पर हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहले नंबर पर चीन, दूसरे पर अमेरिका और तीसरे पर हमारा भारत। पीपीपी के आधार पर, परचेसिंग पावर पेरिटी के आधार पर, इस सिद्धांत को 1998 में आईएमएफ ने दिया था। प्रतिपादन इसका किन्स महोदय ने किया था। किन्स महोदय ने प्रतिपादन 1998 में आईएमएफ ने दिया था। और होता क्या है थोड़ा सा समझिएगा। सपोज दैट साथियों, हमारे भारत में कोई व्यक्ति 10,000 रुपया उसका इनकम है और भारत से बाहर जाकर के सऊदी में उसका 20,000 रुपया इनकम है। 10,000 और 20,000 में 20,000 ज्यादा है, जाहिर सी बात है। लेकिन जो 20,000 रुपए के इनकम वाला व्यक्ति है, सऊदी अरब में रह रहा है, उसके एचआरए मतलब उसने एक रूम लेके रखा है, उस रूम का कीमत उसका 5,000 रुपया। हमारे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 500, 1,000, 2,000 रुपया में रूम आपको एक किराए पे मिल जाएगा। तो एक व्यक्ति 10,000 कमा करके 2,000 रूम में दे रहा है और वहीं एक व्यक्ति 20,000 रुपया कमा करके 6,000, 7,000 का रूम लेने को मजबूर है। उसके देश में उतना ही उसका कीमत है। ऐसे ही हमारे भारत में अब हमने 100 रुपए उठाया और 100 रुपए में चाय पीने गए तो हम लोग ठीक ठाक 7-8 लोग, 9 लोग 100 रुपए में चाय पी लेंगे। वहीं कोई डेवलप्ड कंट्री है जहां की सैलरी ज्यादा है, तो वहां अगर 100 रुपए में चाय पीने जाएंगे तो 150-200 रुपए में चाय या कॉफी मिलेगा। तो समझिए साथियों कि अगर आपके पास कम पैसा है, कम पैसा में ज्यादा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, उसको कहते हैं पीपीपी के आधार पर ये बेस्ट है। यानी क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर, किसी को खरीदने के आधार पर हम तगड़ा है। हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था क्रय शक्ति क्षमता किसी को खरीदने के आधार पर तीसरे नंबर पे है, क्योंकि हमारे पास पैसा थोड़ा ही है लेकिन कई चीज खरीद सकते हैं। और आप अगर डेवलप कंट्री में रह रहे हैं तो कीमतें बहुत हाई हैं वस्तुओं की। तो इसीलिए हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी के आधार पर 5वां और पीपीपी के आधार पर तीसरा है। निवल आर्थिक कल्याण सैमुअल्सन महोदय ने दिया। निवल आर्थिक कल्याण जो आर्थिक विकास का मापन है, सैमुअल्सन महोदय ने दिया है। और ये होता क्या साथियों, जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी होता है उसमें पर्यावरण क्षति को घटा दिया जाता है तो उसे निवल आर्थिक कल्याण कहते हैं। और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण है मानव विकास सूचकांक, आर्थिक विकास का मापन। इसको आप पढ़े होंगे साथियों। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई यूएनडीपी द्वारा जारी होता है। 1990 से सतत रूप से यह जारी होता है। 1990 से सतत रूप से जारी होता है। 1990-91 में महबूबुल हक और अमर्त्य सेन हमारे भारतीय अर्थशास्त्री और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक दोनों ने मिलकर के 1990-91 में मानव विकास सूचकांक को प्रतिपादित किया था। 2010 से साथियों इसमें एचडीआई के 3 प्रतिमान शामिल किए गए। एचडीआई के 3 प्रतिमान कब शामिल हुआ? 2010 में महबूबुल हक ने शामिल किया। और कौन से 3 प्रतिमान हैं? तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा सूचकांक और आय सूचकांक। ध्यान रखिएगा, एक एक शब्द हमारा सब परीक्षा का प्रश्न का उत्तर है। एचडीआई का 3 इंडिकेटर क्या है? तो जीवन प्रत्याशा यानी औसत आयु, दूसरा शिक्षा सूचकांक यानी एजुकेशनल रैंकिंग क्या है हमारी, और तीसरा आय सूचकांक यानी कितना इनकम हो रहा है व्यक्ति का। ये तीनों आधार पर एचडीआई निकाला जाता है। किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा। और हर साल एक रैंकिंग इसकी आती है साथियों। इसके बाद देखिएगा आगे 1997 से ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स एचपीआई भी जारी होता है। 1997 से ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स एचपीआई भी जारी होता है। ये भी आधार में शामिल कर दिया गया। 2010 से बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के आधार पर जारी होता है। 2010 से यूएनडीपी ने एमपीआई यानी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक आधार भी जारी किया। और 2002 में पहला राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ। हमारे भारत में 2002 से राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी होने लगी। जैसे दुनिया के देशों का अपना मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी जारी करते, उसी प्रकार हमारे भारत के भीतर भी राज्यों का अपना पहला राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2002 में शुरू हुआ था। और जब आया था तो उसके बाद केरल कई बार से जो है प्रथम स्थान पर हम लोगों ने पढ़ा था। अभी वर्तमान में आंकड़ा नहीं आ रहा है। अगला देखिएगा मानक संगठन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक को। स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूरे दुनिया में एक अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है आईएसओ। ऐसे ही हमारे भारत में भारतीय मानक ब्यूरो है। अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आईएसओ 23 फरवरी 1947 को गठन होता है। स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। आईएसओ 23 फरवरी 1947 और मुख्यालय जेनेवा में। भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस है, जिसका पहले नाम था भारतीय मानक संस्थान। इसका गठन 6 जनवरी 1947 को, यानी दोनों का गठन 1947 में हमारे आजादी वाले वर्ष में ही हुआ है।
यहाँ पर साथियों भारतीय मानक ब्यूरो है, इसका जो नया नाम BIS ये 2016 में आया, और जब गठन हुआ था 1947 में तो इसका नाम भारतीय मानक संस्थान था। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। अंतरराष्ट्रीय वाले का हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा में है। इसके कुछ लोकप्रिय मानक होते हैं साथियों, आप पढ़ेंगे अक्सर, ISO 9001, ISO 17001, ISO 20121 का संबंध किससे? तो एक दो बार आप पढ़ लीजिएगा। अभी तक कुल लगभग 25,000 मानक ISO द्वारा डेवलप किए जा चुके हैं, विकसित किए जा चुके हैं। ISO 9001 का संबंध किससे है? गुणवत्ता प्रबंधन, खूब पूछा जाता है। ISO 14001 का संबंध पर्यावरण प्रबंधन, ISO 9001 गुणवत्ता प्रबंधन और ISO 14001 पर्यावरण प्रबंधन, ISO 22,000 खाद्य सुरक्षा प्रबंधन, ISO 13,485 चिकित्सा उपकरण के बारे में है, उसका मानक सही है कि नहीं वो सर्टिफिकेट देता है। ISO 20,121 सतत आयोजन से, ISO 26,000 सामाजिक उत्तरदायित्व से, ISO 37,001 विरोधी रिश्वत प्रबंधन प्रणाली और ISO 639 भाषा कोड का ये मानक देता है। ISO 4217 मुद्रा कोड, ISO 4217 मुद्रा कोड, ISO 50,001 ऊर्जा प्रबंधन, ISO 50,001 ऊर्जा प्रबंधन, ISO 31,000 जोखिम प्रबंधन, ISO 31,000 जोखिम प्रबंधन, ISO 3166 देश का कोड और उसका उप विभाग का कोड, ISO 3166 देश का कोड और उसके उप विभागों का कोड है। साथियों अगर आपको वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा होगा तो आप ऊपर YouTube के सेटिंग से क्वालिटी को इंप्रूव कर लीजिएगा, इत्मीनान से देखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आयाम अगला हमारा टॉपिक है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने किया था, जिन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने पुस्तक लिखा द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी में इन्होंने ड्रेन थियरी दिया, जिसे हिंदी में धन का निष्कासन सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना की, 20 रुपए वार्षिक इन्होंने 1867 और 68 ईस्वी में हमारे भारत की प्रति व्यक्ति आय बताई और उपमा दिया इसे हमारी अर्थव्यवस्था को एविल्स ऑफ एविल, यानी अनिष्टों का अनिष्ट, एविल्स ऑफ एविल्स हमारे उस समय के अर्थव्यवस्था को उपमा दिया गया था दादा भाई नौरोजी को। इसी तरह साथियों ध्यान रहे कि राष्ट्रीय आय की पहली गणना देश में दादा भाई नौरोजी ने किया, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की? वी के आर वी राव ने वैज्ञानिक तरीके से सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की। 1946 में आजादी से एक साल पूर्व कुल राष्ट्रीय आय कितना था? 4931 करोड़। 4931 करोड़ 1946 में हमारा राष्ट्रीय आय था। प्रति व्यक्ति आय उस समय कितना था? 204 रुपए था। प्रति व्यक्ति आय 204 रुपए था उस समय। डाकू राज्य की उपमा किसने दी है, कब दी है? तो 1765 से लेकर 1772 का जो समय था, रॉबर्ट क्लाइव का समय, उस समय को KM पडिक्कर ने डाकू राज्य की उपमा दी। रॉबर्ट क्लाइव का समय डाकू राज्य का उपमा कहा जाता है। साथियों गंगा की समृद्धि टेम्स में निचोड़ जा रही है। गंगा की समृद्धि भारत से ले जाकर के और लंदन के टेम्स में निचोड़ी जा रही है। ये कोटेशन किसका है? जॉन सुल्विन का है। कहने का तात्पर्य है, ये विद्वान कहता है जॉन सुल्विन कि भारत की जो समृद्धि है उसको इंग्लैंड ले जाया जा रहा है। ये गंगा की समृद्धि टेम्स में निचोड़ी जा रही है, जॉन सुल्विन ने कहा। अब ये जो भी समृद्धि हमारी भारत के नुकसान करी जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा, हमारा भारत का आर्थिक शोषण किया जा रहा है, तो उसी का परिणाम हुआ ब्रिटिश काल में कुछ अकाल, फेमाइन, दुर्भिक्ष। अकाल जो है वो किसी भी देश की शासन व्यवस्था की जो पॉलिसी होती है उसी का फेल्योर का एग्जाम्पल होता है। साथियों ब्रिटिश काल में 1770 में एक अकाल या दुर्भिक्ष या फेमाइन पड़ता है। दुर्भिक्ष भी कहा जाता है अकाल को। दुर्भिक्ष का मतलब होता है ऐसी स्थिति जिसमें भिक्षा मिलना भी कठिन हो, उसे दुर्भिक्ष कहते हैं। जैसे अमूमन आपके सामने कोई भिखारी आया, कहा कि थोड़ा सा भोजन दे दीजिए, कच्चा चावल कुछ भी दे दीजिए हमको, तो आप घर से अपने दे देंगे। लेकिन जब दुर्भिक्ष आ जाएगा, जब अकाल पड़ जाएगा, फेमाइन हो जाएगा, तो आप भिक्षा भी नहीं दे सकते। जो कुछ बचा रहेगा आप थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे। सौभाग्य की बात है अब वो ऐसी स्थिति नहीं है। हमारा भारत आत्मनिर्भर है। हरित क्रांति, MS स्वामीनाथन साहब का बहुत बड़ा योगदान है इस फील्ड में। नहीं तो पहले क्या होता था, 1770 में ब्रिटिश काल में अकाल पड़ा, 1876 1878 में ब्रिटिश काल में अकाल पड़ा, 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ता है, याद रहे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के अगले साल 1943 में भीषण अकाल पड़ता है। समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है साथियों। इसके बाद देखिएगा भारत में औद्योगिक विकास का शुरुआत या भारत में उद्योगों का प्रारंभ। सबसे पहले सूती वस्त्र का उद्योग स्थापित होता है 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में। सूती वस्त्र उद्योग
कलकत्ता 1818, फोर्ट ग्लास्टर में। कागज उद्योग पहला श्रीरामपुर बंगाल में 1832 में स्थापित होता है। कागज उद्योग पहला श्रीरामपुर बंगाल 1832 में स्थापित होता है। चीनी उद्योग पहला बेतिया बिहार 1840 में स्थापित होता है। चीनी उद्योग पहला बेतिया बिहार और 1840 में। वहीं अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में देवरिया प्रतापपुर में पहला चीनी मिल लगा था। सी एंड ढेबर के प्रयासों से 1854 में सूती वस्त्र उद्योग का मिल लगाया गया मुंबई में। मुंबई में पहला सूती वस्त्र कारखाना कब लगा? 1854 में। किसने लगाया? सी एंड ढेबर में। अब पहला जो लगा था सूती वस्त्र उद्योग वो कलकत्ता में 1818 में लगा था। जूट उद्योग पहला कब स्थापित हुआ? तो बंगाल में भी रेसरा में 1859 में। पहला जूट उद्योग कारखाना बंगाल के रेसरा में 1859 में। ध्यान रहे, यही वजह है कि पश्चिम बंगाल भारत में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन करता है। विश्व में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन बांग्लादेश, भारत में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल। और यूपी स्पेशल में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कौन करता है? तो गोरखपुर करता है। लोहे का पहला उद्योग कुल्टी कर्नाटक 1870। लोहे का पहला उद्योग कुल्टी कर्नाटक 1870। ऊनी वस्त्र उद्योग पहला कानपुर में 1876। ऊनी वस्त्र उद्योग कानपुर में 1876। सीमेंट उद्योग चेन्नई में 1904। सीमेंट उद्योग पहला 1904 चेन्नई में। कृत्रिम रेशा उद्योग केरल के त्रावणकोर में 1920 में। कृत्रिम रेशम या रेशा उद्योग केरल त्रावणकोर 1920 में। एल्यूमिनियम उद्योग जेके नगर 1931 में। एल्यूमिनियम उद्योग जेके नगर 1931 में। इसके बाद साथियों अगर यहां हम देख रहे हैं कि भारत में हमारे उद्योग का प्रारंभ हो रहा है अंग्रेजों के आने के बाद, तो पहला उद्योग स्थापित या औद्योगिक क्रांति दुनिया में किस देश में हुआ था? महत्वपूर्ण सेगमेंट है। विश्व में सबसे पहला औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ। विश्व में पहला औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंग्लैंड में हुआ। कारण क्या था? वो जो है वहां पर वो लोग थोड़ा सा डेवलप्ड हो चुके थे साथियों, तो उनके यहाँ जो भी लोग थे, लोग बाग आविष्कार कर रहे थे, पढ़ लिख करके नए नए इनोवेशन कर रहे थे। उनका जनसंख्या कम था, उनका क्षेत्र कम था, वहां पर लेबर कास्ट कम थे, पढ़ लिख करके लोग वैज्ञानिक ज्यादा बन गए थे, तो वो लोग बहुत सारा आविष्कार कर रहे थे। बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े बड़े मशीनों का निर्माण हो रहा था, आविष्कार हो रहा था। अब इसी के लिए उनको लेबर चाहिए था, इसी फैक्ट्री को चलाने के लिए उनको कच्चे माल की आवश्यकता थी। तो इसी कारण से उन लोगों ने हमारे भारत को, दक्षिण पूर्व एशिया को और अमेरिका में लेबर के लिए स्पेशली नाव को, चप्पू, हाथ से चप्पू चलाने वाला जो नाव होता है उसको चलाने के लिए लेबर की आवश्यकता अमेरिका से पड़ी, तो अमेरिका को उन लोगों ने अपना उपनिवेश बनाया। ये पूरा एक साथियों एक संरचनात्मक शोषण का माध्यम था, समझिएगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में क्यों हुआ? तो पूंजी वहां पर संपन्न था, कच्चे माल की आवश्यकता जो थी वो भारत से हमारे और दक्षिण पूर्व एशिया से कंप्लीट हो जा रही थी, और श्रम शक्ति जो लेबर कास्ट था वो अमेरिका और अफ्रीका के क्षेत्र से आ रहा था। जो फैक्ट्री को और नाव को चलाने के लिए लेबर थे वो अमेरिका और अफ्रीका से आते थे, और कच्चा माल हमारे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से आता था इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है। अगर ईस्वी की बात की जा साथियों तो 1750 ईस्वी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इस क्लास को आप लोग अपना प्यार सपोर्ट दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।